बच्चों, आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैंने आप लोगों को NAS सर्वे एग्ज़ाम का जो पेपर सॉल्व कराया था उसका पहला पार्ट तो मैंने आपको दे दिया था, जिसमें मैंने 21 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब 22वें क्वेश्चन से यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से आगे बता रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देख लीजिए आपके जो प्रश्न उत्तर हैं। तो सबसे पहले हम इस 22वें प्रश्न को देख लें। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ पे देखिए चित्र पूरा दिखा रहा है। ये देखिए आधार ये है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमेशा क्या होती है, पैरेलल सीधी लंबवत मानी जाती है। तो यहाँ ऊंचाई 4 बता दिया गया है। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है बच्चों, क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो ये देखिए ये है पूरा यहाँ पे ये लिखा है। देखिए प्रश्न 22वें का उत्तर। सूत्र लगाएंगे हम फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल PQ मतलब कि जो PQRS उसका क्षेत्रफल, तो सीधे लिखेंगे आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार कितना था इस प्रश्न में 7 और ऊंचाई मानी थी 4, तो 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उत्तर आएगा इसका ऑप्शन नंबर C वाला। क्षेत्रफल में बेटा हमेशा स्क्वायर लगाना है, वर्ग लगाना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कह रहा है, नीचे दिए 3 असमान वृत्त दिखाए गए हैं जो एक दूसरे को छू रहे हैं। इन वृत्तों के केंद्र PQR हैं। इन केंद्रों को जोड़कर एक त्रिकोण बनाया गया है। त्रिकोण PQR का सही नाम इनमें से क्या होगा। विषमभुज त्रिकोण, समद्विबाहु त्रिकोण, समभुज त्रिकोण, या फिर ये लिखा हुआ है जो त्रिकोण की भुजाओं के माप जाने बिना कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों इस प्रश्न को आप जरा गौर से देखिए। ये जो 23वां नंबर क्वेश्चन है, इस 23वें नंबर क्वेश्चन में बच्चों आप इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आकृति है ये किस टाइप से डिजाइन हो रही है। आप देखें यहाँ पे ये 3 वृत्त तो दिखाई दे रहे हैं, मगर इस 3 वृत्त से जो त्रिभुज बन रहा है ये कौन सा त्रिभुज होगा। तो इस त्रिभुज को अगर हम देखें तो देखिए तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, मतलब कि ये विषमबाहु या फिर विषमभुज त्रिकोण कहलाएगा। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए A वाला। फिर प्रश्न 24वें की बारी आई। लूसी के पास 50 बिस्किट हैं, इनमें से उसने 15 सरिता को और 10 सलीम को दे दिए। तो लूसी के पास पहले के बिस्किट का कितने प्रतिशत बचा। बहुत सिंपल फंडा है बच्चों, देखें आप इसको कैसे करना है। उसके पास कुल बिस्किट कितनी थी 50। उसने दे दिए, कितने दे दिए, 15 सरिता को दे दिए और 10 दे दिए सलीम को। तो टोटल उसने कितने बिस्किट बांट दी बेटा, 25 बिस्किट बांट दी। अब उसके पास शेष बिस्किट का हमें पता लगाना है कि शेष बिस्किट कितनी बची। तो शेष बिस्किट बची हैं बच्चों 25। पर हमें इस प्रश्न में करना ये है कि हमें इसको सॉल्व करके इसका परसेंट बताना है। तो जब प्रतिशत निकालते हैं बच्चों, तो प्रतिशत निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको कुछ नहीं करना, जो लास्ट की अमाउंट बची थी मतलब कितनी 25 बची थी, मतलब कि जो आपका ये शेष लिखा है शेष बची थी कितनी 25 और टोटल कितनी थी 50। तो 25/50 कर दो और इंटू 100 से डिवाइड कर दो। ये हमेशा ये फंडा आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल टेक्निक है ये। इस तरीके से आप किसी भी प्रकार का परसेंट निकाल सकते हैं। तो ये देखिए 25/50 × 100। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बच्चों ये 50 से ये 100 कटेगा, तो 50 दूनी 100, तो 25 × 2 मतलब 50%। तो उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर D 50% सही होगा। इसके बाद आप देख लेते हैं अगला प्रश्न जो है 25वां प्रश्न। क्या कह रहे हैं, इस आयत का परिमाप निकालो। आयत का चित्र बना हुआ है आपके सामने, आप देख लें आयत का चित्र में क्या दिया है। इसमें 12 और 6 इसकी जो भुजाएं दे दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई जो कुछ भी है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसका फॉर्मूला सीधे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे उत्तर आप इसका। ये लिखा हुआ है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2 × लंबाई धन चौड़ाई। तो बच्चों 2 तो ज्यों करते हैं, लंबाई 12 लिख दिए, चौड़ाई 6 लिख दिए, तो 12 और 6 हो गए 18। 18 का जब 2 में गुणा किए तो 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। तो उसका जो ऑप्शन नंबर C होगा 36 सेंटीमीटर वो सही होगा। देखें आप ऑप्शन नंबर C 36 सेंटीमीटर सही है। ठीक है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 26वें की बारी। किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 मिलता है, तो वो संख्या कौन सी है। तो हमें पहली बात तो वो संख्या ही नहीं पता। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या क्या है, x है। अब संख्या का आधा क्या हो जाएगा, x/2।
हो जाएगा। यदि मान लो वो संख्या x की जगह बच्चों हमने 10 मानी होती तो 10 का आधा कितना होता 5, तो 10 का आधा कैसे लिखते 10/2। तो यहाँ पे हमने संख्या मानी है कितनी x। तो संख्या प्रश्न क्या कह रहा है, किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 प्राप्त होता है। तो हमने ये लिख दिए x/2 को 16 से गुणा करने पर 136 प्राप्त हो रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, तो ये आया 8, ये आया x, 8 का x में गुणा करें तो 8x बराबर 136। अब इस 8 से इस 136 को काट दिए तो 8 एकम 8, बचा कितना 5, 13 में से 8 गए 5 बचे, 5 और 6 हो गए 56, 8 7 56, तो x बराबर आ गया 17 आ गया। तो वो संख्या क्या होगी हमारी 17 होगी। तो इसका उत्तर नंबर आप देखें 26वें का जो उत्तर नंबर सी होगा वो सही होगा। इसके बाद बारी आती है प्रश्न क्रमांक 27वें की। प्रश्न 27वां क्या कह रहा है कि एक होटल के 3 कर्मचारियों टीना, रोमा और बीना ने 48 रुपये की बख्शीश आपस में बांट ली। कोई उनको 48 रुपये दिए गए और बोला गया कि तीनों लोग आपस में बांट लो। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसमें जो हुआ है कि टीना को रोमा से 3 गुना और बीना को रोमा से 4 गुना अधिक मिले, तो बीना को कितने मिले। तो देखें इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 27वां, माना रोमा को x रुपये मिले हैं, माना रोमा को कितने रुपए मिले हैं x रुपये मिले हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है बच्चों कि टीना को रोमा से 3 गुना ज़्यादा मिले हैं। मतलब कि टीना का अमाउंट कितना है, रोमा से 3 गुना ज़्यादा। रोमा को मिले थे कितने x, तो टीना को 3 गुना ज़्यादा मिले, मतलब x में 3 का गुणा कर दे 3 गुना ज़्यादा, मतलब 3x मिले टीना को। बीना को रोमा से 4 गुना ज़्यादा, मतलब बीना को कितने मिले 4x, x से 4 गुना मतलब 4x मिल गए। अतः कुल राशि, अब कुल राशि कितनी थी 48 रुपये थी और तीनों का टोटल करेंगे रोमा टीना बीना। तो रोमा को मिले हैं x, टीना को मिले हैं 3x, बीना को मिले हैं 4x, तो ये आ गया 48। इसका टोटल करें तो x और 3x हो गया 4x, 4x 8x, 8x बराबर 48। 8 से जब 48 को काटे तो 8 छिंग 48, तो x बराबर आ गया 6। अब हमें ज्ञात करना है बीना को कितने मिले हैं। अब बीना का अमाउंट कितना था बच्चों 4x, मतलब बीना को मिले रुपए कितने हैं 4x, मतलब 4 गुणे 6, तो 4 गुणे 6 मतलब 24 रुपये। ये हमारा उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी 24 रुपीज़, ये हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न कह रहा है ABCD एक वर्ग है, 4 वृत्तों PQRS के केंद्र एक वर्ग के 4 कोने बनाते हैं। प्रत्येक वृत्त जो है वर्ग को छू रहा है और अन्य 2 वृत्तों को छू रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपके सामने एक चित्र है, उसमें आपको ये बताना है कि जो अंदर एक वर्ग बन रहा है, बाहर जो वर्ग है उसका नाम है ABCD, अंदर बन रहा है PQRS, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी इसको आपको बतलाना है। देख लें हम इसका भी उत्तर। ये आपके सामने पूरा डायग्राम है बच्चों, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। इसमें आप देखिए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। इस डायग्राम को जब आप देखेंगे तो बच्चों देखेंगे, बाय द वे मैंने क्या किया, मैंने एक थोड़ा सा ट्रिक लगाई। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो वर्ग रहा मैंने इसको 4 सेंटीमीटर की माप का बनाया। 1 यहाँ पे होगी, 2 यहाँ पे होगी, 3 यहाँ पे 4 होगी, 4 सेंटीमीटर बनाए। ये 4 ये 4 ये 4 ये 4। अब इसके अंदर जो ये 4 वृत्त बनाए, ये जो हो गया वर्ग आपका ABCD, ठीक है। इसके अंदर जो वृत्त बनाए तो यहाँ से देखें जरा इसकी चीज़ से, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, मतलब जो ये वृत्त की त्रिज्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी। इसके अंदर एक वृत्त और बन रहा है, वो कौन सा है PQRS, एक वर्ग और बन रहा है। इसकी भुजाओं को अगर हम मिला दें, इनको मिला करके जो वर्ग बनाया जाएगा बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, मतलब जो अंदर वाला वृत्त वर्ग होगा वो उसकी भुजा कितनी होगी बच्चे, यहाँ से यहाँ तक काउंट करें तो 2 सेंटीमीटर होगी। 2 सेंटीमीटर, अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये बाहर 4 सेंटीमीटर है तो हम इनका क्षेत्रफल काउंट करें। तो देखिए माना वर्ग की भुजा कितनी है, कुछ भी मान लिया अपन ने, शुरुआत में A मान लिए। अब वर्ग ABCD की भुजा, ABCD ये जो वर्ग रहा है इसकी भुजा हमने कितनी मान ली थी 4 सेंटीमीटर मान ली थी। इसको सॉल्व करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल A² मतलब 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है कितना 16, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जो अंदर PQRS बन रहा है उसकी भुजा 2 सेंटीमीटर की माप की आ रही है, तब PQRS का क्षेत्रफल मतलब कि 2 का वर्ग मतलब कि 4 सेंटीमीटर आ गया 4 सेंटीमीटर।
अब आप देखें जरा, ABCD का क्षेत्रफल आया 16 सेंटीमीटर और PQRS का क्षेत्रफल आया 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 का 4 गुना है। मतलब कि ये जो है ये इसमें यदि 4 का भाग करेंगे तब इसके बराबर आएगा। तो इसका उत्तर जो है वो क्या है, हमारा उत्तर कि PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो सही होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है इस चित्र में चिन्हित किए गए कोण का मान निकालना है हमें, वो क्या होगा। ठीक है, तो आप चित्र तो आपके सामने है, देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ये आपके सामने लेकर के आ गया मैं सॉल्यूशन, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि हम जानते हैं, पहले तो आप डायग्राम देखें, ये 30 है, ये 80 है, और यहाँ पे जो तीसरा कोण बनेगा वो कितना होगा। देखिए इसको कई तरीके से हल कर सकते हैं कि इसमें ये होता है कि यदि इन दोनों का टोटल करें और तीसरा कोण ना दिया हो तो इनका टोटल जितना आएगा वही इस कोण का मान होगा। सीधे सीधे एक ये थ्योरम होता है, मगर मैंने इसको दूसरे तरीके से करके बताया। हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब कि मान लीजिए हमने इनको मान लिए कि ये A है, ये B है, यहाँ पे जो बन रहा है वो C है, और ये जो बाहर बन रहा है वो D है बाय द वे। तो तीनों कोण मतलब ABC की बात कर रहे हैं, तो ABC का योग कितना होगा 180 अंश। ये कर लिए, A का मान रखे 30, B का मान रखे 80, कोण C का मान नहीं मालूम, बराबर 180। 30 और 80 होगा 110, कोण C 180। इसका 110 का हमने ट्रांसफ़र करे बच्चों उस तरफ, जब उस तरफ करे तो ये घट गया, बचा कितना 70। तो ये कोण C का मान आ गया कितना, यहाँ पे आया जो कोण C का मान, ये कितना आ गया 70 अंश आ गया 70 अंश। अब हो ये रहा है कि होता ये है कि जब भी कोई रेखा मिले, सीधी रेखा, और उस पर कोई दो कोण निर्मित हो रहे हो, सीधी रेखा, ये देखिए यहाँ से ये सीधी रेखा है और इस पर कोण बन रहे हैं, एक कोण अंदर बन रहा है और एक कोण बाहर बन रहा है। अंदर की माप कितनी निकल के आई है बच्चों हमारी, ये आई है 70 अंश। तो आपको एक बात बता दें कि क्या कोणों का रैखिक युग्म अभिग्रहित होता है। कोणों के रैखिक युग्म अभिग्रहित से किसी सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 70 है तो 180 में से 70 घटा दो तो आ गया 110। तो यही चीज़ यहाँ पे आ गई। कैसे कि आप इसको देख लें, अतः कोण C प्लस कोण D बराबर होगा 180 अंश। एक कोण C रहा और एक कोण D था, इनका टोटल 180 अंश होगा। कोण C का मान 70 था, 70 का ट्रांसफर करें, 180 में से 70 गए तो 110 आ गया। तो कोण D का मान आ गया 110 अंश, अतः D बराबर आ गया 110 अंश। इसके बाद बच्चों इसका ऑप्शन लगा लें आप, D बराबर 110 अंश। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 30 वाला। तो 30वां प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, एक कोण और उसका संपूरक कोण बिल्कुल समान है, उस कोण का मान क्या है। तो सबसे पहले हम इसके कथन को देख लें क्या है। 30वें प्रश्न का कथन कह रहा है कि संपूरक कोण की परिभाषा क्या होती, किन्हीं दो कोणों का योग यदि 180 अंश होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या, यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। अब हमारे प्रश्न में यहाँ पे हमें 4 वैल्यू दे दी गई थी। एक मान था 45 अंश, एक था 90, एक 108 और एक 180। स्पष्ट है बेटा कि 90 और 90 180 अंश होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे कि माना एक कोण x अंश है, दूसरा कोण भी x अंश है, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश। यहाँ शॉर्ट में मैं बता रहा, मान लो एक कोण x मान लेते, दूसरा भी x मान लेते, दोनों का टोटल कितना होना चाहिए था 180। x और x हो जाते कितने 2x बराबर 180। तो यहाँ से जब इसको काटते तो x बराबर 90 अंश, ये आप निकाल सकते थे। इसको भी ना लिखना हो तो आपको डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कोण संपूरक कोण की परिभाषा से, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा होगा, हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 31वें की बात करते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31वां क्वेश्चन कह रहा है उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल फंडा है बच्चों, देख लें आप। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वर्ग की आकृति दे दी गई है। ये वर्ग की आकृति दे दी गई है, भुजा 5 सेंटीमीटर। सिंपल, वर्ग की भुजा ये बराबर 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला लगाए 4a मतलब 4 × 5 मतलब 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर। तो इसका तो बिल्कुल सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। इसका उत्तर आ गया C बराबर, ये आ गया हमारा C, ऑप्शन नंबर C बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 32वां देख लें। ये क्या कह रहा है 32वां, ये तालिका बनी हुई है आपके सामने कि 3 की घात 1 का मान 3 होता, 3 की घात 2 का मान 9 होता, 3 की घात 3 का मान 27 होता, 3 की घात 4 का मान 81, 3 की घात 5 का मान 243, 3 की घात 6 का मान 729,
तो अगर 81 गुणे 729 लिखा है तो उसको 3 की घात के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? देखें आप इसका उत्तर, ये लिखा हुआ है प्रश्न आपके सामने, क्या लिखा हुआ है कि 81 गुणे 729। तो देखिए 81 को 3 की घात 4 लिख सकते, 729 को 3 की घात 6 लिख सकते। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, क्योंकि ये देखिए 3 तो एक से हैं, मतलब x की वैल्यू हो गई, घातें बस अलग अलग हैं, तो ये सूत्र लगेगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर x की घात m प्लस n। तो यहाँ पे x की घात m प्लस n मतलब 4 धन 6 मतलब 3 की घात 10। तो इसका उत्तर नंबर ए सही होगा। बच्चों यहाँ पे मैंने 32 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन आपको दिया है। इसका अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लेके प्रस्तुत होऊंगा। वीडियो अगर ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।